हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, जो हम डिस्कस कर रहे हैं आजकल, जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो बक्सर के युद्ध के बारे में चल रहा है। और बक्सर के युद्ध के कारण हम लोग पढ़ चुके थे। और उसमें मैंने आपको लास्ट में ये बताया था कि जब पटना कांड हुआ था, पटना हत्याकांड, जिसमें बंगाल के नवाब मीर कासिम ने 200 अंग्रेज़ों को जो बंदी बना रखे थे उनको मार दिया था, क्योंकि मीर कासिम को पराजित कर दिया था अंग्रेज़ों के द्वारा। तो जो उसने पहले 200 लोगों को बंदी बना रखा था वो पटना में उनका कत्लेआम कर दिया था। और फिर अंग्रेज़ों ने उसे पराजित करके और वहाँ से भगा दिया था, पटना से भगा दिया था। अब पटना से भागकर मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास पहुँच गया। ठीक है, शुजाउद्दौला ने उसे शरण दे दी। और इसी समय शाह आलम द्वितीय, अली गौहर, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, अली गौहर शाह आलम द्वितीय की उपाधि से मुग़ल राजगद्दी पर बैठा था। शाह आलम द्वितीय भी अपना निर्वासित जीवन अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास व्यतीत कर रहा था। अब मीर कासिम ने एक योजना बनाई पुनः गद्दी प्राप्त करने के लिए बंगाल की। उसने सोचा कि क्यों ना शुजाउद्दौला के साथ और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर अपनी गद्दी को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया जाए। अब इसके लिए कोई ना कोई प्रलोभन तो देना था। तो मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला को ये प्रलोभन दिया कि अगर वो उसके साथ मिल जाता है, अंग्रेज़ों के साथ युद्ध करने को तैयार हो जाता है, तो मीर कासिम प्रतिदिन सेना के लिए, सेना के रखरखाव के लिए प्रतिदिन 11 लाख रुपए शुजाउद्दौला को देगा। ठीक है, तो शुजाउद्दौला वैसे भी महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और वो भी बंगाल में अपना प्रभाव बढ़ाने की इच्छा रखता था। इसलिए उसने मीर कासिम का ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। ठीक है, इसके बाद मीर कासिम ने मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय को भी अपने साथ मिला लिया। तो अब देखिए कि 3 लोगों की सेना इकट्ठी हो गई, यानी बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुग़ल सम्राट, तत्कालिक मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय। अब ये तीनों इकट्ठे हो गए। इनकी सेना लगभग 40-50 हज़ार के आसपास पहुंच गई। और इन्होंने क्या किया कि इस तीनों की सम्मिलित सेना ने पटना को घेर लिया। काफ़ी बड़ी सेना थी। लेकिन क्या हुआ कि वर्षा ऋतु आरंभ होने के कारण उन्हें बक्सर के मैदान में रुकना पड़ा। वहाँ उन्होंने डेरा डाल दिया। अब इस 40-50 हज़ार की सेना का सामना करने के लिए अंग्रेज सेना नायक मेजर मुनरो, ठीक है, मेजर मुनरो की अध्यक्षता में, यानी मुनरो सेनापति था, लगभग 7,000 जो सैनिक थे वो बक्सर पहुंच गए। मुनरो लीड कर रहा था इंग्लिश आर्मी को। ठीक है, और फिर 22 अक्टूबर 1764 को, ये डेट आपको याद रखनी है, 22 अक्टूबर 1764 को दोनों पक्षों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में बताया जाता है कि लगभग 900 सैनिक अंग्रेज़ों के मारे गए और दूसरे पक्ष के, यानी ये जो 3 फोर्सेस मिली हुई थी, इनके लगभग 2000 सैनिक मारे गए थे। मीर कासिम की सेना ने प्रारंभ में तो अंग्रेज़ों को बुरी तरह से परास्त किया। लेकिन हुआ क्या कि जो शाह आलम था ना, मुग़ल बादशाह शाह आलम, अंग्रेज़ों के साथ मिल गया। तो अंग्रेज़ों की शक्ति फिर से बढ़ गई और शुजाउद्दौला को लगा कि अब ये शाह आलम मुग़ल बादशाह उसके साथ मिल गया अंग्रेज़ों के साथ, तो अब तो वो ये युद्ध हार जाएंगे। तो पराजय की आशंका में शुजाउद्दौला भी मीर कासिम को छोड़कर रोहिलखंड की ओर भाग गया।
अब इन परिस्थितियों में मीर कासिम के लिए अंग्रेज़ों की सेना का सामना करना कठिन हो गया, क्योंकि अब तो वो अकेला पड़ गया। शाह आलम तो वैसे ही अंग्रेज़ों के साथ मिल गया और शुजाउद्दौला हार की आशंका को देखते हुए रुहेलखंड की ओर भाग गया। तो अब मीर कासिम ने भी वहाँ से भाग जाना उचित समझा और अंग्रेज़ आगे बढ़े। उन्होंने चुनार पर अधिकार किया। जैसे बिहार की बात कर रहा हूँ मैं, बक्सर वगैरह ये सब बिहार, पहले बंगाल का ही ये पार्ट हुआ करता था। चुनार पर अधिकार किया और फिर इलाहाबाद पर भी अधिकार कर लिया। अंततः 1765 में, आपको ध्यान रखना है ये डेट, 1765 में एक संधि हुई। किसके बीच? मीर कासिम तो भाग गया था। अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज़ों के बीच में। इस संधि को इलाहाबाद की संधि के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में, आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर। अब देखिए, बक्सर की लड़ाई के बाद अब शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के साथ जो 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, इस संधि के अनुसार अंग्रेज़ों ने शुजाउद्दौला को 50 लाख रुपए के बदले अवध का क्षेत्र वापस कर दिया। भाई शुजाउद्दौला भगौड़ा हो गया था, भाग गया था, एक तरह से हार ही गया था वो। तो अंग्रेज़ों ने उससे 50 लाख रुपए ले लिए और उसको अवध का जो उसका क्षेत्र था जहाँ से वो शासन कर रहा था, वो क्षेत्र उसको वापस कर दिया। कंपनी को अवध में व्यापार करने की अनुमति दे दी गई। ठीक है, ये शुजाउद्दौला ने वायदा कर लिया। एक तो उससे 50 लाख रुपए ले लिए और वहाँ पे व्यापार करने की भी अनुमति ले ली। नवाब ने अवध में अंग्रेजी सेना रखने और उसका पूरा खर्चा करने का भी जो है आश्वासन दे दिया अंग्रेज़ों को। यानी अब अवध के नवाब के यहाँ एक अंग्रेजी सेना रखी जाएगी और उसका खर्चा अवध का नवाब ही देगा। मतलब कितना, एक तो उसका क्षेत्र तो चलो वापस कर दिया, वहाँ पे व्यापार की भी मंजूरी ले ली, उसे 50 लाख रुपए भी ले लिए, वहाँ पे एक सेना भी रखी गई अंग्रेज़ों की और उसका खर्चा भी नवाब ही देता था। ठीक है, मुग़ल बादशाह को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन जो है दे दी गई, यानी उसे पेंशन याफ्ता कर दिया गया। उसको पेंशन उसकी एक निर्धारित कर दी कि 26 लाख रुपए प्रतिवर्ष तुम्हें पेंशन के रूप में दी जाएगी। और अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र लेकर शाह आलम द्वितीय को दे दिया गया। ठीक है, बदले में देखिए इतनी इनायत की जब अंग्रेज़ों ने, तो बदले में शाह आलम ने 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का जो अधिकार था वो अंग्रेज़ों को दे दिया। दीवानी का अधिकार का मतलब कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा से कर इकट्ठा करने का अधिकार, जो वो शुरू से ही चाहते थे शाह आलम द्वितीय से। मैंने आपको बताया था अली गौहर जो शाह आलम द्वितीय की उपाधि धारण करके बैठा था, अंग्रेज़ उससे रियायतें चाहते थे। तो अब उन्होंने बक्सर के युद्ध के बाद ये रियायत ले ली कि अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा से कर मुक्त व्यापार, बंगाल, बिहार और उड़ीसा से दीवानी का अधिकार यानी कर राजस्व वसूलने का अधिकार ये अंग्रेज़ों को प्राप्त हो गया। तो ये थी इलाहाबाद की संधि। ठीक है, लास्ट जो पॉइंट हम डिस्कस करना चाहेंगे ब्रिटिश ऑक्यूपेशन ऑफ बंगाल में, वो है बक्सर की लड़ाई के परिणाम। व्हाट वर द रिजल्ट्स ऑफ द बैटल ऑफ बक्सर। तो देखिए, बक्सर की लड़ाई के परिणाम बहुत महत्वपूर्ण थे। एक तो इसने प्लासी के अधूरे छोड़े हुए कार्य को पूरा कर दिया। कैसे कि प्लासी के लड़ाई के बाद तो अंग्रेज़ों का केवल बंगाल पर अधिकार हुआ था, लेकिन बक्सर की लड़ाई के बाद तो आप भी देखिए कि एक तरह से अवध पर और दिल्ली तक अंग्रेज़ों का प्रभाव बन गया। दिल्ली भी अंग्रेज़ों के प्रभावाधीन आ गया था।
मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय भी अंग्रेज़ों के अधीन आ गया था। अवध में भी प्रभाव बढ़ गया। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में तो बढ़ा ही, अवध में और दिल्ली में अंग्रेज़ों का प्रभाव पहले से बहुत बढ़ गया। दूसरी बात यह कि प्लासी की जो लड़ाई थी वो वास्तव में कोई लड़ाई नहीं थी। प्लासी की लड़ाई तो एक नाटक मात्र था। ये तो अंग्रेज़ों ने छल कपट से जीती थी। आप जानते हो कि मीर जाफ़र को जब सेनापति को ही अपने साथ मिला लिया, पैसे देकर, घूस देकर और ये प्रलोभन देकर, पैसे घूस तो उन्होंने और लोगों को दिए, प्रलोभन उसको मीर जाफ़र को दिया कि वो उसको बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तो उन्होंने छल कपट से प्राप्त की थी प्लासी की लड़ाई। तो मतलब प्लासी की विजय जो थी वो झूठ पर आधारित थी। लेकिन ये जो विजय थी, बक्सर की विजय, ये इसका श्रेय उनकी अच्छी प्रशिक्षित सेना को जाता है। वेल मेंटेन्ड एंड डिसिप्लिन्ड आर्मी। अंग्रेज़ों की जो सेना थी वो बहुत बढ़िया ढंग से प्रशिक्षित थी और अंग्रेज़ों के पास साधन भी ज़्यादा थे। आप ये देखो कि 40-50 हज़ार की सेना का सामना करने के लिए 7,000 अंग्रेज सैनिक जो है आ गए। हालांकि शाह आलम उनके साथ मिल गया था, फिर भी ये बहुत बड़ी सफलता थी। तो इट वाज एक्चुअली ए फियर्स बैटल बिटवीन द टू पार्ट्स, द टू काउंटर पार्ट्स। ये वास्तव में युद्ध था। इट वाज नॉट अ फोनी वॉर। नकली युद्ध नहीं था, वो तो नकली युद्ध था, प्लासी का युद्ध था। बक्सर की लड़ाई से अंग्रेज़ों के साधनों में, अंग्रेज़ों के पास जो साधन होते थे उसमें बहुत वृद्धि हुई। ठीक है, पैसा भी उनको मिला, उनको क्षेत्र भी मिले और इस कारण उनकी आर्थिक स्थिति जो है सुदृढ़ हो गई। और सबसे बड़ा जो प्रभाव था वो ये पड़ा कि भारत पर अधिकार करने के लिए अंग्रेज़ों का जो मार्ग था अब वो प्रशस्त हो गया। ठीक है, तो जैसे कि इतिहासकारों ने कहा है, G.S. छाबड़ा नामक इतिहासकार कहते हैं कि प्लासी के बाद अंग्रेज़ों द्वारा प्राप्त की गई सफलताओं को बक्सर ने संगठित किया। इस प्रकार बक्सर की विजय के बिना प्लासी का जो कार्य है वो अधूरा ही रहना था। वो तो केवल एक क्षेत्र पर उन्होंने अधिकार प्राप्त किया था। राजनीतिक शक्ति ज़रूर बन गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन उन्होंने केवल एक क्षेत्र पर अधिकार किया था, वो था बंगाल। और इसके बारे में ऐसे कहा जाता है जैसे हम ये कहते हैं ना कि हम कहते हैं कि बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन था? वो अकबर था। ऐसे ही प्लासी ने अंग्रेज़ों को बंगाल का वास्तविक स्वामी मतलब प्लासी के युद्ध ने नहीं बनाया, बल्कि बक्सर के युद्ध ने बनाया। बक्सर ना कि प्लासी ने अंग्रेज़ों को बंगाल का वास्तविक स्वामी बनाया। और इस प्रकार बक्सर ने अंग्रेज़ों को बंगाल और अवध में सर्वोच्च बनाया और उनके उत्तरी भारत में स्थापित होने वाले भावी साम्राज्य के लिए मार्ग पथ प्रदर्शित किया। ये कहना है डॉक्टर बी प्रसाद का। तो ये टॉपिक हमारा पूरा होता है ब्रिटिश ऑक्यूपेशन ऑफ बंगाल। इसके बाद हम अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, वॉरेन हेस्टिंग्स के जुडिशियल रिफॉर्म्स। ठीक है, थैंक यू।